एक अवयव का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं ये हमने देख लिया। चलिए अब बात करते हैं हम प्रतिलोम फलन के बारे में, या इनवर्स फंक्शन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, उसके बारे में। जब अपन एक अवयव का प्रतिलोम निकाल रहे थे तो हमने देखा था कि जो एग्जाम्पल हमने किया था उसमें हमने देखा कि कुछ अवयव ऐसे थे जिनका केवल एक ही प्रतिलोम मौजूद था, कुछ ऐसे थे जिनका कोई प्रतिलोम मौजूद था ही नहीं, कुछ ऐसे थे जिनके एक से ज़्यादा प्रतिलोम थे। और ये डिपेंड करता है कि जिस फलन के अवयवों के लिए हम प्रतिलोम निकाल रहे हैं, सहप्रांत के अवयवों के लिए, असल में वो फलन कैसा है, बहुएकी है, एकेकी है, आच्छादक है, अंतरक्षेपी है, इस पर डिपेंड कर रहा था। कल इसके बारे में अपन ने बात की थी। तो मैं अगर ये कहूँ कि सपोज करो ए और बी ये दो अपने समुच्चय हैं, राइट, और अरिक्त समुच्चय मतलब भरे हुए समुच्चय हैं जिनके अंदर अवयव मौजूद हैं, और एफ ए से बी में परिभाषित एक फलन है। मैंने क्या किया कि किसी नियम के अकॉर्डिंग या किसी भी तरीके से जो बी है उसके अवयवों को ए के अवयवों से संबंधित करना चालू कर दिया, राइट। अब कंडीशन वही है, संबंधित करने का मतलब बी के अवयवों का ए में पूर्व प्रतिबिंब निकालना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, कुछ अवयवों के लिए केवल एक पूर्व प्रतिबिंब आएगा, कुछ के लिए एक से ज़्यादा आएंगे, कुछ के लिए एक भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि बी के हर एक अवयव के लिए, ये जो बी है इस फलन का सहप्रांत, इसके हर एक अवयव के लिए प्रांत एक ए में एक पूर्व प्रतिबिंब मौजूद होगा, तो और एक अवयव के लिए केवल एक ही पूर्व प्रतिबिंब मौजूद होगा, तो असल में ये फलन कैसा हो जाएगा, ये फलन हो जाएगा एकेकी आच्छादक, राइट। जब तक ये फलन एकेकी आच्छादक नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं होगा कि इसके सहप्रांत के हर एक अवयव के लिए प्रांत में एक पूर्व प्रतिबिंब हो और एक अवयव के लिए केवल एक ही पूर्व प्रतिबिंब हो, अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब हो या प्रतिलोम हो। ऐसा केवल एकेकी आच्छादक फलन की कंडीशन में होता है। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये जो मेरा फलन है ये क्या है, ए से बी में परिभाषित एक एकेकी आच्छादक फलन है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि बी के अवयवों के लिए ए में प्रतिलोम ढूंढ रहा हूं, तो उस अवस्था में क्या होगा, बी से ए की तरफ एक और नया फलन परिभाषित हो जाएगा। इस नए फलन को हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम फलन, किसका, एफ का, और इसे दर्शाएंगे किससे, एफ इनवर्स से। परिभाषा बड़ी सिंपल सी है इसकी, एक लाइन की प्रतिलोम फलन की, यदि एफ ए से बी में परिभाषित एक एकेकी आच्छादक फलन है तो बी से ए में परिभाषित एक ऐसा फलन जिसके अंतर्गत बी के प्रत्येक अवयव स्मॉल बी के लिए ए में एक अद्वितीय पूर्व प्रतिबिंब स्मॉल ए विद्यमान हो, प्रतिलोम फलन कहा जाता है। और प्रतिलोम फलन को एफ इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है। अगर गणित की भाषा में हम लिखना चाहें तो इसे लिखेंगे, यदि एफ ए से बी एकेकी आच्छादक है तो एफ इनवर्स क्या होगा, बी से ए होगा। और किस तरीके से होगा, एफ इनवर्स बी बराबर ए का द्विधा तात्पर्य है कि एफ ए बराबर बी। अब इसका मतलब समझ लो, ये गणित के अकॉर्डिंग प्रतिलोम फलन की परिभाषा है। मतलब क्या है इसका, एफ ए से बी में फलन है, कैसा है, एकेकी आच्छादक है, इसलिए हम इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित कर पाएंगे, वो कहाँ होगा, बी से ए में होगा। और क्या कहा जाएगा उसे, एफ इनवर्स का से प्रदर्शित किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि जब फलन ये होता है तो ए के अवयवों के लिए बी में जो प्रतिबिंब मौजूद होते हैं उन्हें एफ ए बराबर बी से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इस अवयव ए का प्रतिलोम निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, एफ इनवर्स बी बराबर है, यही तो हो जाता है। कल हम इस टॉपिक में हमने यही तो पढ़ा था, राइट। अब अगर ये फलन भी है, एफ इनवर्स बी से ए में परिभाषित है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा, अगर ये दे रखा है तो ये चीज सही, ये दे रखा है तो ये चीज सही। मतलब अगर ए का प्रतिबिंब बी है तो प्रतिलोम फलन के अंतर्गत बी का प्रतिबिंब ए होगा।
अगर ए से बी में फलन है तो एफ ए बराबर बी, और अगर बी से ए में फलन परिभाषित हो गया, प्रतिलोम फलन परिभाषित हो गया, तो एफ इनवर्स बी से हो जाए। राइट, ये गणित के हिसाब से प्रतिलोम फलन की परिभाषा हो गई। सवाल करने में हम इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। राइट, पहले एक बार अपन प्रतिलोम फलन के लिए सारी चीजें देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करेंगे। चलिए, ये तो हो गया मेरा प्रतिलोम फलन। राइट, अब प्रतिलोम फलन के बाद अपन आते हैं कि क्रमित युग्मों के रूप में हम किसी प्रतिलोम फलन को कैसे परिभाषित करते हैं। अगले टॉपिक की तरफ, मान लो अपने पास ये जो फलन दे रखा है ना, एफ ए से बी, एक है कि आच्छादक है, और ये हमें कैसे दे रखा है, क्रमित युग्मों के रूप में दे रखा है। तो हम क्रमित युग्मों के रूप में एफ को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी फलन को क्रमित युग्मों के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे लिखा जाएगा, एफ है ए से बी में एक है कि आच्छादक फलन, और ये हो गया इसका क्रमित युग्म के रूप में प्रदर्शन। अब हो क्या रहा है, प्रतिलोम फलन को हम परिभाषित कर रहे हैं बी से ए में। तो क्या होगा, अगर हम इस फलन के लिए प्रतिलोम फलन निकालना चाहें और क्रमित युग्मों के रूप में निकालना चाहें, तो हम क्या करेंगे, इस समुच्चय में जितने भी क्रमित युग्म मौजूद हैं उन सभी को पलट देंगे, मतलब अवयवों की जगह को क्या करेंगे, पलट देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एफ इनवर्स, और किसके लिए, जितने भी क्रमित युग्म एफ में मौजूद होंगे उन सभी के लिए इस काम को कर देंगे। एफ में जो जो क्रमित युग्म आ रहे हैं उनको पलट के लिख दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रमित युग्मों के रूप में प्रतिलोम फलन मिल जाएगा। परिभाषा एक लाइन की है, सिंपल सी, एकदम सरल सी। अगर एफ ए से बी में एक एकी आच्छादक फलन है और एफ को क्रमित युग्मों के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, तो इस फलन एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनको एफ में विद्यमान क्रमित युग्मों के अवयवों को परस्पर परिवर्तित करने से प्राप्त किया जाता है। मतलब उनकी जगह आपस में बदल देने से प्राप्त किया जाता है। उन सभी को अगर समुच्चय बना के लिख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ इनवर्स मिल जाएगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्रतिलोम फलन का प्रांत और परिसर क्या होता है भाई, ये जो अपना अगला टॉपिक है। देखो, हम एक एक करके दोनों के तरीके से देख लेते हैं इस चीज को। फलन जो हमारा एफ है वो कहाँ है, ए से बी में, तो ये हो गया इसका प्रांत और ये हो गया इसका सह प्रांत। राइट, यही होता है। अब समझो फलन कैसा है, एक एक ही आच्छादक है, और आच्छादक तभी होता है फलन जब किसी फलन का प्रांत और परिसर बराबर होते हैं। राइट, तो एक तरीके से एफ का प्रांत ये हो गया और सह प्रांत कह लो या परिसर कह लो, वो क्या हो जाएगा, पूरा समुच्चय बी हो जाएगा। सही है, तो एक एक ही आच्छादक फलन के केस में सह प्रांत और परिसर एक ही बात हो गई, अलग अलग नहीं रही। अब हमने क्या किया, इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित किया। राइट, ये कर लिया एफ इनवर्स बी से, तो क्या हुआ, जो हमारा एफ का सह प्रांत या परिसर था वो तो हो गया एफ इनवर्स का प्रांत, और जो हमारा एफ का प्रांत था वो हो गया एफ इनवर्स का परिसर कह लो या सह प्रांत कह लो। राइट, एक ही बात है। ओके, क्यों, आगे अपन इस पे बात करेंगे जब हम प्रतिलोम फलनों के गुणधर्म पढ़ेंगे, तो मैं ये बताऊंगा कि क्यों परिसर और सह प्रांत होगा। मतलब ऐसा क्यों होगा कि अगर ये एक एक ही आच्छादक है तो ये भी एक एक ही आच्छादक ही होगा। इसके बारे में अपन गुणधर्मों के अंदर बात करेंगे, वहां ये टॉपिक है अपना अलग से। तो क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया कि साहब एफ इनवर्स का प्रांत क्या होगा, एफ का परिसर। राइट, मतलब प्रतिलोम फलन का प्रांत उसके मूल फलन के परिसर के बराबर होगा, और एफ इनवर्स का परिसर क्या होगा, परिसर होगा एफ का प्रांत, मतलब जगह पलट जाएगी। वैसे भी हम देखने से पता चल रहा है ए से बी में है तो ये बी से ए में हो गया है। क्लियर। अब अगर इसी को क्रमित युग्म के हिसाब से बात करें तो हम जानते हैं कि किसी भी फलन को अगर क्रमित युग्म के रूप में लिख रखा है तो प्रांत क्या होता है, प्रांत होता है उसके पहले अवयवों का समुच्चय। राइट, और परिसर क्या होता है, परिसर होता है दूसरे अवयवों का समुच्चय।
यहां पहले अवयवों का समुच्चय ए, या ऐसे अवयव आएंगे जो ए के होंगे, जो किस में मौजूद होंगे, ए में, कैपिटल ए में, और परिसर के रूप में क्या आएंगे, जो कैपिटल बी में मौजूद होंगे। जब अपन एफ इनवर्स के लिए बात करेंगे तो ये भी क्रमित युग्म के रूप में, अब भी सेम बात रहेगी, जो इसमें क्रमित युग्म मौजूद होंगे उसके पहले अवयव क्या कहलाएंगे, इसके प्रांत, इनका समुच्चय, और दूसरे अवयवों का समुच्चय क्या कहलाएगा, सहप्रांत या परिसर। राइट, तो फाइनली क्या निकल के आया, कैपिटल ए के अवयव तो हो गए परिसर और कैपिटल बी के अवयव हो गए प्रांत। तो एक बार फिर से हमें यही चीज मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रतिलोम फलन का प्रांत उसके मूल फलन के परिसर के बराबर होता है, और उस प्रतिलोम फलन का परिसर उसके मूल फलन के प्रांत के बराबर होता है। तो ये तो हो गया हमारा किसी फलन का प्रांत और प्रतिलोम फलन का प्रांत और परिसर। अब हम आते हैं कि इस पे असल में व्यवहारिक समस्याएं या पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो आते किस तरीके से हैं। ए दे रखा है 1 2 3 4, और बी जो है वो दे रखा है 2 5 10 17। एफ दे रखा है ए से बी में, और एफ एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें क्या है इस एग्जाम्पल के जरिए क्या क्या निकालना है। एक तो एफ को, एफ इनवर्स को मतलब प्रतिलोम फलन को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखना है, एक उसका प्रांत और परिसर निकालने हैं। चलिए देखिए, x बराबर 1, 1 किसका अवयव है, स्मॉल ए का, बिलोंग टू ए के लिए। f1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। देखिए ये b में मौजूद है, तो फाइनली क्या हो जाएगा 1 2 बिलोंग टू f, ये इसके क्रमित युग्म में आएगा। ऐसे ही x बराबर 2 बिलोंग टू a के लिए f2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5, ये भी b में मौजूद है, तो ये क्रमित युग्म भी अपना f में आ जाएगा। ऐसे ही x बराबर 3 के लिए f3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ये भी b में मौजूद है, तो फाइनली 3 और 10 ये वाला क्रमित युग्म भी f में मौजूद होगा। x बराबर 4 के लिए f4 बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 17, ये भी बीच में मौजूद है, इसलिए 4 17 ये भी f में आ जाएगा। अब ये मैंने बना लिया अपना f, किसके रूप में, क्रमित युग्मों के रूप में। क्या आएगा 1 2 2 5 3 10 4 17। मैं इसे एक एग्जाम्पल के जरिए आपको पहले क्रमित युग्मों के रूप में एफ इनवर्स को परिभाषित करना बता रहा हूं, फिर उसका प्रांत और परिसर निकालना दिखा रहा हूं, फिर इसी एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को दूसरी चीज भी समझा दूंगा। अब देखिए एफ इनवर्स की परिभाषा क्या कहती है। एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स होगा इन क्रमित युग्मों को उल्टा कर देने पे या इनमें पहले अवयव को दूसरा और दूसरे को पहला बना देने पे प्राप्त फलन। राइट, क्यों परिभाषित होगा, देखिए यहां जो f है एकैकी आच्छादक है। कैसे पता चल रहा है कि एकैकी आच्छादक है, इसलिए f इनवर्स b से a परिभाषित होगा। कैसे पता चल रहा है, देखिए हमने प्रांत का एक अवयव लिया और हमें एक ही प्रतिबिंब मिला। राइट, प्रांत का कोई अवयव ऐसा नहीं है जिसका प्रतिबिंब नहीं हो, सहप्रांत बी में ऐसा कोई अवयव नहीं है जिसके लिए पूर्व प्रतिबिंब मौजूद नहीं हो। देखो 2 के लिए 1, 5 के लिए 2, 10 के लिए 3, 17 के लिए 4, तो ये फलन एक तरीके से क्या हो गया, f जो हो गया वो मेरा एकैकी आच्छादक हो गया। और हर एक एकैकी आच्छादक, हाँ ये जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं आपको बताना भूल गया, प्रतिलोम फलन जो होते हैं वो केवल और केवल
एकेकी आच्छादक फलनों के ही परिभाषित किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फलन एकेकी आच्छादक नहीं होगा तो फिर बी से ए में हम दूसरा फलन परिभाषित नहीं कर पाएंगे। फिर बी से ए में कोई संबंध तो परिभाषित हो जाएगा लेकिन फलन परिभाषित नहीं होगा। तो प्रतिलोम फलन एकेकी आच्छादक फलनों के ही परिभाषित होते हैं। जब तक कोई फलन एकेकी आच्छादक नहीं होगा तब तक उसका प्रतिलोम फलन भी परिभाषित नहीं होगा। ओके, तो इसलिए हमने पहले क्या किया, हमने ये प्रूव किया कि ये फलन एकेकी आच्छादक है। देख रहे हैं हम एक अवयव का प्रतिबिंब एक है, वैसे तो फलन में ऐसा ही होता है, लेकिन कोई भी दो अवयव सहप्रांत के कोई भी दो अवयव का पूर्व प्रतिबिंब एक नहीं है, इसलिए एकेकी है। दूसरी बात, सहप्रांत का कोई भी अवयव छूटा हुआ नहीं है, हर एक के लिए पूर्व प्रतिबिंब है, इसलिए ये आच्छादक है। तो फाइनली ये क्या है, एकेकी आच्छादक फलन है, इसलिए इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित है। और कैसे निकालेंगे, इन क्रमिक युग्मों को पलटकर। ये हो गया मेरा एफ इनवर्स। अब देखिए हमें निकालना है एफ इनवर्स का प्रांत। थ्योरी तो हमारी ये कहती है कि क्या होगा, एफ इनवर्स का प्रांत बी और परिसर ए। हम चेक भी कर लेते हैं क्या वाकई में ये होगा। देखिए क्या होता है, किसी भी क्रमिक युग्म वाले फलन का प्रांत क्या होता है, जो उसके आगे वाले अवयव हैं उनका समुच्चय। 2, 5, 10, 17 क्या है ये, देखना ये बी है क्या, राइट। ऐसे ही एफ इनवर्स का परिसर क्या हो जाएगा, जो हमारा समुच्चय है उसमें जो क्रमिक युग्म मौजूद है उनके दूसरे अवयवों का समुच्चय। 1, 2, 3, 4 किसके बराबर है समुच्चय, ए के बराबर, राइट। तो अपनी थ्योरी के हिसाब से जो बी और ए होने चाहिए थे वो आ गए। एक और चीज ध्यान से देखोगे यहाँ, तो असल में ये क्या है, ये एफ का परिसर है कि नहीं है, ये जो है वो एफ का परिसर है, और ये असल में क्या है, ये एफ का प्रांत है। तो जो अभी हमने पढ़ा था वो हमने प्रूव कर लिया कि हाँ ऐसा होता है। ओके, चलिए अब हम आते हैं कि अगर यहाँ तो हमें समुच्चय दे रखे थे, दोनों परिमित समुच्चय थे, उनमें एसी भी परिभाषित कर रखा था, और हमने क्या किया, क्रमिक युग्म में बदल लिया, और बदल के इजीली हमने उसके लिए एफ इनवर्स निकाल लिया, उसे एकेकी आच्छादक प्रूव कर दिया, फिर वो निकाल लिया, क्या कहते हैं उसे, प्रतिलोम फलन, और फिर प्रांत और परिसर निकाल लिए। ये तो काम रहा अपना इजी। अगर किसी फलन में ऐसा हो, ये जो एफ है इसे हम क्रमिक युग्मों के रूप में ना निकाल सकते हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं इसके लिए भी एक एग्जाम्पल कराता हूं आपको। करना क्या होता है, असल में यहीं से आगे एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसको करते हैं अपन। अब देखो यहाँ जो फलन का प्रांत और परिसर है, एफ जहाँ परिभाषित है वो आर में परिभाषित है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, जो कैसा होता है, अपरिमित समुच्चय होता है, इसमें अवयवों की संख्या अनंत रहती है। अब हम इसके लिए क्रमिक युग्म के रूप में तो बना नहीं सकते, पॉसिबल है क्या इसके लिए क्रमिक युग्म के रूप में फलन को बनाना, नहीं है। तो अब ऐसे फलन के लिए हम प्रतिलोम फलन कैसे निकालेंगे और क्या उसके लिए प्रक्रिया अपनाएंगे, ये हम इस सवाल के दौरान देखेंगे। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। लगभग सभी सवाल एक ही तरीके से करने हैं, एक ही पैटर्न पे करने हैं। जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं वही आपको सब सवालों में लिखना है। बदलेगा तो बस ये दो चीज और ये बदलेंगे सवाल के अकॉर्डिंगली। सबसे पहला काम करेंगे कि हमें जो फलन दे रखा होगा हम उसे उतार लेंगे। इसके बाद हम पहले प्रतिलोम फलन तब परिभाषित होता है जब कोई फलन एकेकी आच्छादक होता है। तो सबसे पहला काम हम इस फलन को एकेकी आच्छादक प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो पुरानी हमारी क्लास थी 11th क्लास, उसमें हमने किसी भी फलन को एकेकी आच्छादक करना पढ़ा था। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि इस फलन को हम एकेकी आच्छादक कैसे प्रूव करेंगे। पहले से प्रूव करेंगे एकेकी। क्यों? क्योंकि अगर ये एकेकी आच्छादक नहीं होगा तो तब तो इसका प्रतिलोम होगा ही नहीं।
तो हमें से क्या करना पड़ेगा, एक एक ही आच्छादक प्रूव करना होगा। पहले एक एक ही कैसे प्रूव करेंगे, देखो जब हम किसी फलन को एक एक ही आच्छादक प्रूव करते हैं तो अपने पास दो चीजें होती हैं, एक फलन को एक एक ही प्रूव करना, दूसरा आच्छादक प्रूव करना, राइट। एक एक ही हमेशा प्रांत के लिए प्रूव करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फलन है उसके प्रांत में से दो अवयव ले लेते हैं। लीजिए मैंने जो प्रांत है बिलोंग टू आर, किसका, इस फलन का जो प्रांत है उसमें से दो अवयव ले लिए, x1 और x2, राइट। और ये मान लेते हैं कि इन अवयवों पर जो फलन का मान है वो कैसा है, बराबर है। मैंने पढ़ाया है आपको कि प्रांत के बिंदुओं पर जो प्रतिबिंब होता है या जिसे हम fx लिखते हैं वो क्या होता है, असल में फलन का मान होता है। तो हम क्या मान रहे हैं कि इन बिंदुओं पर जो फलन का मान है वो कैसा है, बराबर है, राइट। अब मतलब समझिएगा इसका, फलन का मान बराबर है मतलब x1 पर फलन का मान किसके बराबर, x2 पर फलन का मान। फलन x का था तब 3x + 1 था, 4 था, x1 का हो जाएगा मतलब x1 पे फलन का मान कितना हो जाएगा, 3x1 4। ये किसके बराबर होगा, x2 पर फलन के मान के बराबर, राइट। क्या करेंगे, 4 एक दूसरे से कैंसल, 3 कैंसल, फाइनली अपना x1 बराबर x2 आ गया। अगर ऐसा आ जाता है कि किन्हीं बिंदुओं पर फलन का मान बराबर है और वो बिंदु भी बराबर है तो वो फलन होता है एकेकी, राइट। अगर किसी कारणवश यहां ये आ जाता x1 नॉट इक्वल टू x2 तो फिर फलन कैसा होता, बहुएकी या एकेकी नहीं होता, राइट। अब अगर ये बाई चांस एकेकी नहीं होता तब तो इसका प्रतिलोम फलन होता ही नहीं, हमें इसमें प्रतिलोम फलन निकालना है, तो तब तो इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित ही नहीं होता, राइट। तो सवाल अपना वहीं खत्म हो जाता। लेकिन ये एकेकी है, यहाँ x1 बराबर x2 आया है, इसलिए हम अब इसे आच्छादक प्रूव करेंगे, राइट। आच्छादक प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, आच्छादक प्रूव करने के लिए जो हमारा फलन होता है उसके सहप्रांत का हम एक अवयव लेते हैं, राइट। और कैसे लेते हैं, माना के स्मॉल y बिलोंग टू r, कौन सा r, जो हमारा f का सहप्रांत है उसका, वो वाला, माना के y बिलोंग टू r। ये प्रांत और सहप्रांत मुझे इसलिए लिखने पड़ रहे हैं जिससे आपको समझ आए कि ये कौन सा r है और ये कौन सा r है। अगर कहीं पर a और b होता, फलन ये होता, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, x1 x2 लिए जाते a से और y लिया जाता v से। आपको सभी प्रतिलोम फलन वाले सवालों में लगभग इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना है, बदलेगा तो ये चीज बदलेगी, इधर कुछ भी नहीं बदलेगा। एक ये अवयव बदलेगा, समुच्चय बदलेगा, दूसरा इस साइड के उस साइड वाली चीज मिलेगी। ये जो हमने लिख रखा है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेम आच्छादक के केस में रहेगा। जो हम यहां लिखेंगे वही हमें सभी क्वेश्चंस में लिखना है, बस केवल ये समुच्चय बदल जाएगा। माना के y बिलोंग टू r सहप्रांत एक अवयव इस प्रकार है कि प्रांत R में, कौन से प्रांत में, इसमें प्रांत R में कम से कम एक अवयव स्मॉल x ऐसा है कि fx बराबर y है। मतलब हमने ये मान लिया कि सहप्रांत का जो अवयव है y वो किस तरीके से है, वो ऐसे मौजूद है कि इसके लिए प्रांत एक में अवयव में एक ऐसा अवयव मौजूद है कि उस अवयव पर फलन का मान y है, या ये कह लो कि उस अवयव x का प्रतिबिंब ये अवयव y है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें करना है, हमें fx की वैल्यू तो दे ही रखी है 3x + 4, इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं y बराबर fx, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, f(x) की वैल्यू रख देंगे, कितनी है 3x + 4। अब हम क्या करेंगे, y - 4 = 3x लिखेंगे, राइट। फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से x का मान कितना आएगा, ये आएगा, राइट। यहां तक ये जो लाइन है ये सभी क्वेश्चंस में आएगी, यहां केवल समुच्चय बदलेगा, ये चीजें बदल जाएंगी। यहाँ y के बराबर ये लिखा है, किसी और फलन में जो और चीज होगी वो लिख देंगे, यहाँ x की वैल्यू ये आई है, किसी में कुछ और आ जाएगी। अब यहां से आगे हमें कुछ चीज देखनी है, ये जो मेरा y है ये क्या है, ये समुच्चय में से लिया गया है, किसमें से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से। तो अगर मैं y की जगह यहाँ कोई मान रख दूं इसी समुच्चय में से, तो स्वाभाविक सी बात है मुझे x का कोई ना कोई मान मिलेगा। तो जो x का मुझे मान मिलेगा वो अगर मेरा इस प्रांत में मौजूद हुआ और ऐसा इस सह प्रांत के सभी अवयवों के लिए हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे बिलोंग टू R प्रांत। मतलब ये यहां हम y की वैल्यू किस में से रखेंगे, सह प्रांत में से, और ये जो x का मान मुझे मिल जाए किस में मिल जाए, प्रांत में। और ऐसा सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए हो जाए। ऐसा मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, तुम्हें क्वेश्चंस में ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, प्रांत और सहप्रांत, राइट। मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आए। तुम सीधा भी लिख सकते हो, ये आर कौन सा है, ये वाला, ये आर कौन सा है, ये वाला, राइट। तो अगर ऐसा हो जाए कि सहप्रांत के हर एक अवयव के लिए या y के हर एक मान के लिए जो कि हमने सहप्रांत में से लिया है, ये x हमें प्रांत में मिल जाए, तब तो हम कहेंगे कि फलन आच्छादक है। अगर ऐसा हो कि नहीं मिले, कोई भी एक अवयव ऐसा मिल जाए, एक या एक से ज्यादा, जिसके लिए मतलब सहप्रांत में कोई भी एक या एक से ज्यादा अवयव ऐसा मिल जाए जो हम लें सहप्रांत में से, यहां रखें और x का मान हमें प्रांत में नहीं मिले, तो हम कहते हैं कि फलन आच्छादक नहीं है। लेकिन यहां इस क्वेश्चन की बात करें तो हम यहाँ y का कोई सा भी मान रख दें सहप्रांत में से, हमें x की वैल्यू वास्तविक संख्या के रूप में ही मिलेगी। तो फाइनली x किस में मिलेगा, हमें प्रांत में। इसका मतलब ये होगा, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, अतः सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में विद्यमान है। अब बाकी के क्वेश्चंस, यहां हमने ये लाइन थी, बाकी के क्वेश्चंस में भी लाइन यही आएगी अगर ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है तो। लेकिन बदलेगा क्या, ये प्रांत और सहप्रांत के नाम बदल जाएंगे। इसलिए f का परिसर बराबर f का सहप्रांत। और जब भी ऐसी कंडीशन पूरी हो जाएगी, जब किसी फलन का परिसर और सहप्रांत बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, f आच्छादक फलन है, राइट। ये हो गया हमारा किसी फलन को आच्छादक प्रूव करने का तरीका। ओके, जब हम इस काम को कर लेंगे हर एक क्वेश्चन में, एक एक ही भी हो गया, आच्छादक भी हो गया, तो अब हम अगली चीज पे आएंगे। अगर किसी कारणवश कोई फलन एक एक ही नहीं है, तो फिर हमें उसे आच्छादक प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। हम सीधा लिख देंगे कि फलन एक एक ही नहीं है, इसलिए एक एक ही आच्छादक भी नहीं होगा और इसका प्रतिलोम फलन भी विद्यमान नहीं होगा। अगर कोई फलन एक एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है, तब भी हम यही लिखेंगे, चूंकि फलन एक एक ही आच्छादक नहीं है, इसलिए इसका प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं होगा। अगर ऐसा हो कि किसी फलन के फलन एक एक ही भी हो, आच्छादक भी हो, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हो रहा है, उस अवस्था में हम लिखेंगे चूंकि f एक एक ही
आच्छादक फलन है, केवल इसी अवस्था में प्रतिलोम फलन होंगे। इसलिए एफ इनवर्स कहां, आर से आर। अब मैंने किया क्या है, देखो इस वाले आर को यहां ले आया हूं और इस वाले आर को मैं यहां ले आया हूं। यहां आर है इसलिए पता नहीं चल रहा, अगर ये होता तो एफ इनवर्स लिखते समय अपन क्या करते, बी को आगे और ए को पीछे कर देते। ठीक, तो यहां ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ चेंज नहीं हुआ, पर चेंज हुआ है। इसलिए एफ इनवर्स आर से आर परिभाषित होगा। राइट, अब चलिए ये तो हमने ये प्रूव कर लिया कि परिभाषित होगा, लेकिन असल में अब आएगा क्या, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तथा प्रत्येक x बिलोंग टू r के लिए। अब पहले ये समझिए कि ये r कौन सा है, मतलब ये जो हमने x लिखा है ये कौन से r में से है, ये इस f इनवर्स के प्रांत में से है। ओके, अतः प्रत्येक x बिलोंग टू r प्रांत, किसका प्रांत, f इनवर्स का प्रांत, f इनवर्स की परिभाषा से। क्या कहती है परिभाषा भाई, परिभाषा ये कहती है कि f इनवर्स x बराबर y किसके बराबर होता है, f x बराबर y के होता है। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, f इनवर्स x बराबर y किसके बराबर होता है, f x बराबर y के। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए अपन ने इसको लिखा है। f x की जगह f x की वैल्यू रख दो, कितनी है, ये है। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने आच्छादक में किया था वही लगभग काम हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, फाइनली अपने पास आ जाएगा x बराबर y माइनस 4/3। राइट, और यहां x न लेकर y लेंगे, मतलब भाई ये वाला समुच्चय है, इस वाले समुच्चय को अवयव को अपन क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो प्रत्येक y बिलोंग टू r के लिए, या इस चीज को लिखे ही ना तो भी चल जाएगा, केवल ये लिखते हैं f इनवर्स की परिभाषा से। लीजिए अपना ये सारे कंफ्यूजन ही खत्म हो गए कि क्या ले रहे हैं, क्या होती है f इनवर्स की परिभाषा, ये होती है f इनवर्स y बराबर x, इसका द्विधा तात्पर्य क्या है, f x बराबर y। ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां पर x का मान यहां से उठा के रख देंगे, f इनवर्स y बराबर y माइनस 4/3। राइट, नेक्स्ट जो स्टेप आएगा उसमें हम क्या करेंगे, चाहें तब तो हमारा सवाल यहीं खत्म हो जाता है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, चूंकि नॉर्मली हम फलन को परिभाषित करते हुए यहाँ x और x देखते हैं, इसलिए हम इस y को किस में बदल देंगे, x में बदल देंगे। तो f इनवर्स अपना क्या हो जाएगा, r से r, और f इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, जहां जहां y आया वहां वहां x लिख दो, x माइनस 4/3। ये हो जाएगा अपना प्रतिलोम फलन। राइट।